करें स्टार्ट क्या? लास्ट हम आजादी तक का इतिहास आपको पढ़ा दिया था। लास्ट हमने पढ़ा था जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कौन से पद अपनाए थे हमने? राष्ट्रपति का, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया था। गीत गान पति कितने पद अपना लिए थे? 3 पद अपना लिए थे। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति कितने पद अपनाए थे? 3 गीत गान पति अपनाए थे। कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950। ठीक है। और ये राष्ट्रपति का पद था ना बेटा, इसको किसी टाइम में गवर्नर जनरल बोला जाता था और बाद में इसी को वाइसराय बोला जाता था। तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन आएगा, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते थे? कौन होते थे बेटा? सी राजगोपालाचारी है ना, एकमात्र क्या होते थे? भारतीय गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है। जैसे अंतिम गवर्नर जनरल कल आपको माउंटबेटन योजना पढ़ाई थी मैंने। ठीक है। माउंटबेटन योजना को ही भारत विभाजन प्लान कहते हैं बेटा। और माउंटबेटन है ना, ठीक है, वो कितनी मार्च को गवर्नर जनरल बना था? 22 मार्च। 22 मार्च 1947 को वो बना था, क्योंकि एक घोषणा हो गई थी, ठीक है, कि क्लाइमेट एटली ने कह दिया हम जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। फिर भारत विभाजन प्लान आया बेटा 3 जून 1947 को आया। ठीक है। और उसे संसद में रखा गया 4 जुलाई 1947 और उसे मतलब पारित कर दिया गया 18 जुलाई 1947। तो मेन 3 जून 1947 को कौन सी योजना आई? माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन प्लान आया। और भारत के क्या कर दिए गए? 2 टुकड़े। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को क्या बना? भारत बना। क्या बना? भारत बना। ठीक है। तो उसके बाद 29 अगस्त को मैंने कहा था एक समिति बनी, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। और भारत का संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किस समिति का था? प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। व्यक्ति पूछे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और सेकंड व्यक्ति पूछे तो कल बताया था वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान सभा के क्या होते थे? संवैधानिक सलाहकार होते थे। ठीक है। फिर संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को रोका क्यों 2 महीने? कि हाँ, पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी 1930 को बनाया था। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया पंडित नेहरू ने, हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे? सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो पहली बार तिरंगा किसने फहराया था 26 जनवरी 1930 को? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महिला पूछे तो मैडम भिखाजी कामा। कल वो छोटा सा लड़का बता रहा था ना मैडम भिखाजी कामा के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन सीख रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये होती है नॉलेज। ठीक है। छोटा सा लड़का था, कोई एज नहीं है, सभी है ना। मतलब उसमें एक जो आपको स्टेट वगैरह की नाइबर स्टेट बता रहा था ना, वो 10th क्लास में है। और उससे छोटा वाला 8th क्लास में है, जो पीरियोडिक टेबल बता रहा था। ठीक है। तो आप स्टूडेंट का IQ लेवल है, देख सकते हो। इनसे हमें सीखना चाहिए। ये वो बच्चे थे जो कल मैंने आपको मिलाए ना, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक है नहीं है, तो भी वो कभी मजबूरी का रोना नहीं रोते हैं। तो इससे है ना, ये बच्चे मिलाने का एक ही तात्पर्य था, ताकि आप इनसे सीख सको। क्योंकि जिसके पास नॉलेज होगी ना, उसकी कदर जीवन में जरूर होगी। ये तो इनकी छोटी एज है, आने वाले टाइम में देखना इन बच्चों की कितनी कदर होगी। अभी तो इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है सही से, और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलेगा ना तो इनकी पूजा होगी। देखो, आपके पास नॉलेज होगा ना, आपके पास ज्ञान होगा तो आपकी पूजा होगी। आपको कहीं पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा, आपको स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो ये है ना, आपको सीखना ही आपकी सीखने की उम्र है। ठीक है। और इसको ना जाया मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा है ना टाइम है ना,
रीजनिंग मतलब आपकी पावर को, रीजनिंग का मतलब वो नहीं है कि रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग पावर विकसित कीजिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या हो सकता है। जब हमें ना 2011 की बात याद है, हमें बैंकिंग की तैयारी में गया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। उस टाइम जो हमें टीचर रीजनिंग सिखा दिया करते थे ना, ठीक है, तो उसके बाद है ना घर आकर हम देखते थे कि इसका और कैसे शॉर्ट ट्रिक से बन सकती है। अगर आप वो चीजें सीख गए ना कि सर ने ये इतना शॉर्ट किया, इससे ज्यादा शॉर्ट मैं कैसे कर सकता हूं, उस दिन आपको ना वो सब्जेक्ट पर मास्टरी आपकी हो जाएगी। जब भी टाइम मिले ना और शॉर्ट तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं, उस टाइम रीजनिंग की खुद की हमने शॉर्ट ट्रिक से तैयार की थी। उसके बाद 2011 के बाद मैंने रीजनिंग को टच भी नहीं किया, लेकिन आज भी रीजनिंग के सम हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इतना फास्टली नहीं कर पाते लेकिन कर देते हैं। 2012 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया था, ठीक है, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं रहा होगा। तो कहने का मतलब है जो भी चीज आप सीखो ना उस पर थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया करो। एक्सपेरिमेंट तब करना जब एग्जाम में टाइम हो, ठीक है। अब आपको लग रहा है एग्जाम में टाइम नहीं है और एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए, फिर गलत है, ठीक है, फिर तो एक्सपेरिमेंट ही बचेगा वो, ठीक है। फिर एडिशन थोड़ी बनना है कि आपको बल्लभ बनाना है, 100 बार प्रयास कर लिया है, सफल हो गए, फिर भी बना के छोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम टाइम में एक्सपेरिमेंट मत किया करो, हाँ फ्री टाइम है ना तब एक्सपेरिमेंट किया करो, ठीक है। तो राष्ट्रपति है ना, इससे पहले क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल, उससे पहले वाइसराय, ठीक है। तो एकमात्र गवर्नर जनरल भारत का कौन था, राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाता है माउंटबेटन, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था अंतिम गवर्नर जनरल। देखो दो चीजें होगी बेटा, अंतिम गवर्नर जनरल वो पूछना चाहिए अंग्रेजों का तो होगा माउंटबेटन, और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पूछना चाहिए तो भारत का तो एक ही मात्र बना था, क्या नाम था, सी राजगोपालाचारी। अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल पूछना चाहे तो माउंटबेटन था। और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और पाकिस्तान का ना जो गवर्नर जनरल बना था ना, पाकिस्तान बनने के बाद पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान का लिख लो, पहला गवर्नर जनरल कौन होता था, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन होता था, मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान। कौन था, लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले क्या होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, जिनका जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था, करनाल में हुआ था। लिख लो ये दोनों। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन होते थे, लियाकत अली खान। उनका जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था, करनाल में हुआ था। बाद में इस लियाकत अली खान की ना हत्या कर दी गई थी आगे चलकर, ठीक है, वो कभी हम पढ़ेंगे जब हरियाणा जी के पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान, भारत के पहले गवर्नर जनरल तो थे सी राजगोपालाचारी, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये गवर्नर जनरल का पद ही आगे क्या ले लेगा, राष्ट्रपति का रूप ले लेगा, ठीक है। और हमने कौन सा पद अपनाया 24 जनवरी को, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है ना बेटा, सबसे पहले गाया गया था 1911 के किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गान लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और राष्ट्रीय गान की ना जो अवधि होती है ना बेटा, वो कितनी होती है, 52 सेकंड की होती है। और मिनिमम याद रखना है 20 सेकंड। ये पेपर में आ चुका है, राष्ट्रीय गान की मिनिमम अवधि कितनी होती है, 20 सेकंड होती है। पेपर में पक्का आएगा। राष्ट्रीय गान की मैक्सिमम कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 52 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। और मिनिमम अवधि कितनी होती है इसकी, 20 सेकंड होती है। राष्ट्रीय गान की मिनिमम अवधि कितनी होती है, 20 सेकंड होती है, याद रह जाएगा ना, ठीक है। और पहली बार किसने गाया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, 1911 में, मतलब कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया था, ठीक है। लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय गीत है ना, ठीक है, कौन सा गीत है, राष्ट्रीय गीत, ये पहली बार गाया गया 1896 के
किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला खान ने। और इसकी अवधि होती है बेटा 65 सेकंड। ठीक है, लिख लो। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड होती है। लिख लो, वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है? 65 सेकंड। 65 सेकंड नहीं आएगा तो 1 मिनट 5 सेकंड आएगा। इसकी अवधि कितनी होगी बेटा? 1 मिनट 5 सेकंड किसकी अवधि होती है? राष्ट्रीय गीत की अवधि होती है। इसकी मिनिमम अवधि का हमारे संविधान में वर्णन नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रीय गान 20 सेकंड का तब गाया जाएगा जब देश पर आपातकाल पड़ जाए। युद्ध की स्थिति में ना इसको स्टार्टिंग के और लास्ट के लिरिक्स प्ले किए जाएंगे। और राष्ट्रीय गान कितने सेकंड का होगा? 20 सेकंड का होगा। अमूमन ये 52 सेकंड का होता है, याद रह जाएगा ना। और इस 24 जनवरी 1950 के बाद हमने संविधान सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। फिर अंतरिम संसद बन गई थी। ठीक है, तो 1950 तक का हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब है ना एक छोटा सा टॉपिक है ना बीच में रह गया था, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। वैसे आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने किया। और नेताजी के बारे में अगर ना पढ़े ना तो भारत की आजादी अधूरी है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत देखो, ये एक ऐसा इंसान था जिसने ना विदेश में रहकर भी है ना भारतीयों की, जापान की सहायता से भारतीयों को आजाद करवाने वाला एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमें है ना मतलब किताबों को हम जब भी पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में हमको मिल जाएगा, पंडित नेहरू के बारे में हमको मिल जाएगा, भगत सिंह के बारे में भी हमको मिल जाएगा, लेकिन नेताजी के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो नेताजी का जो आजादी में योगदान था ना वो कतई हम कम नहीं आंक सकते। ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने ना कांग्रेस में रहकर देश को आजाद करवाने की सोची। 1939 तक है ना ये किस में रहे थे? कांग्रेस पार्टी में रहे थे। गांधी से इनके मतभेद भी हो जाते, लेकिन इन्होंने गांधी को कभी बुरा भला नहीं कहा। हालांकि गांधी ने इनके बारे में कुछ कहा, लेकिन इन्होंने गांधी को उल्टा राष्ट्रपिता कहा। अगर आए ना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चाहे बेटा क्वेश्चन आए या क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप है ना भारत के नागरिक हो ना तो आपको नेताजी के बारे में बिल्कुल चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ बेटा 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। जगह थी कटक उड़ीसा। कौन सी जगह थी? कटक उड़ीसा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उस टाइम बंगाल बिहार उड़ीसा है ना बेटा क्या होती थी? एक होती थी। तो इस एरिया को कोलकाता में काउंट किया जाता था। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज है ना इकट्ठी दीवानी प्राप्त करते थे। किसकी प्राप्त करते थे? बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक है, वैसे इनका जन्म अगर आज की मैं दृष्टिकोण में कहूं तो इनका जन्म हुआ उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी जगह थी? कटक। एकमात्र ऐसी जगह जिसको उल्टा लिख लो सीधा लिख लो, कटक का सीधा भी कटक, उल्टा भी कटक। तो ऐसे किस महापुरुष का जन्म हुआ? तो कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। चावल अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर कटक उड़ीसा में। जब मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा था तो बताया था चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक। चावल को तोड़ेंगे तो आवाज कैसी आएगी? टक। तो कटक उड़ीसा में किसका जन्म हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये बेटा शुरू से ना, ठीक है, बोर्न विद सिल्वर स्पून, ये एक प्रोवर्ब है कि बोर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब है कि रिच फैमिली में किसी का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब जब उसका जन्म हुआ ना
तो उसको पहली कहते हैं ना गुंटी पिलाई जाती है, वो सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून का मतलब होता है चांदी का चम्मच। और गरीब को चांदी के चम्मच में गुंटी पिलाई जाएगी क्या? नहीं पिलाई जाएगी ना। तो किसको पिलाई जाएगी? अमीरों को। तो कहने का मतलब है नेताजी का जन्म हुआ ना, उनका परिवार बहुत ज्यादा क्या होता था? अमीर होता था। इनके पिता है ना एडवोकेट होते थे, वकील होते थे। ठीक है, इनके पिता लिख लो, इनके पिता वकील होते थे, जानकी नाथ बोस। लिख लो, इनके पिता एडवोकेट हुआ करते थे। इनके पिता जानकी नाथ बोस। लिख लो, इनके पिता जानकी नाथ बोस क्या हुआ करते थे? एडवोकेट हुआ करते थे। इनके पिता जानकी नाथ बोस क्या हुआ करते थे? एडवोकेट हुआ करते थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस इनके क्या होते थे? पिता होते थे। माँ प्रभावती। ठीक है, माँ का नाम क्या होता था? प्रभावती होता था। माँ का नाम क्या होता था? श्रीमती प्रभावती जी इनके क्या होती थी? माँ होती थी। पिता का नाम क्या होता था? जानकी नाथ घोष पिता होते थे। माँ का नाम क्या होता था? श्रीमती प्रभावती जी इनकी क्या होती थी? माँ होती थी। इनके पिता पेशे से क्या होते थे? एडवोकेट होते थे, यानी वकील होते थे। ठीक है, तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। ठीक है, जब इनके पास कहते हैं बेटा उस टाइम है ना, अगर किसी के घर में है ना साइकिल आ जाती थी ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था कि उनके घर साइकिल आई है। उस टाइम है ना नेताजी के घर में कार थी। आप आइडिया लगा सकते हो कि नेताजी कितने रईस रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये अगर ना आजादी में योगदान ना देते ना, तो इनको ना पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। ठीक है, तो एक सब कुछ होते हुए भी है ना देश की आजादी में योगदान देना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। आजकल हम कहते हैं कि सेना में कौन जाते हैं? गरीब घर के बच्चे जाते हैं। कभी भी देख लेना, नेता का बेटा कभी सेना में मिलेगा क्या आपको? या किसी अमीर का घर बेटा सेना में मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेना में कौन से बच्चे जाते हैं? बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे सेना में जाते हैं। तो ये इंसान है ना, इनके पास इतने अमीर थे, फिर भी ये है ना मतलब क्या कहते हैं, मेरे को देश की सेवा करनी है। ऐसे इंसान को जितना सैल्यूट किया जाए ना उतना कम है। ठीक है, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रईस तो थे, उस टाइम इनके पास कार हुआ करती थी इनके पिता के पास। तो कहते हैं कि ये जब 15 वर्ष के थे ना, कितने वर्ष के थे बेटा? 15 वर्ष के थे ना, उस टाइम में इन्होंने ना बहुत ज्यादा क्या पढ़ती? किताबें पढ़ती। बहुत ज्यादा क्या पढ़ी बेटा इन्होंने? किताबें पढ़ दी। कितने वर्ष की उम्र में? 15 वर्ष की उम्र में। और सबसे ज्यादा इन्होंने पढ़ी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इन्होंने पढ़ा। तो ये है ना अपना आदर्श किसको मानते थे बेटा? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और इन्होंने पढ़ा था अरविंद घोष। किसके बारे में पढ़ा? अरविंदो घोष के बारे में इन्होंने पढ़ा। ठीक है, ये भी बहुत बड़े एक समाज सुधारक हुए हैं अरविंदो घोष। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में पढ़ा 15 वर्ष की उम्र में? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा। और किसके बारे में पढ़ा इन्होंने? अरविंदो घोष के बारे में इन्होंने पढ़ा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इन्होंने बहुत पढ़ा। अरविंदो घोष के बारे में इन्होंने क्या पढ़ा? बहुत ज्यादा पढ़ा। ठीक है, और जो देख लो, कभी भी देख लो, जो क्रांतिकारी हुए हैं ना बेटा, वो पढ़े लिखे बहुत होते थे। ठीक है, अब वो उनको पढ़ने का शौक था। जब भी शहीद भगत सिंह को मैंने बताया था फांसी पर ले जाया जा रहा था ना, तो भी वो क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। लेनिन की वो क्या पढ़ रहे थे? किताब पढ़ रहे थे। तभी भगत सिंह ने वो पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों। तो उन्होंने कहा कि मैंने है ना, मैं नास्तिक नहीं था, लेकिन ना जब मैंने पढ़ा ना ये डार्विन की थ्योरी को पढ़ा, चार्ल्स लेविन को पढ़ा, तब मैंने देखा कि बिना है ना आस्तिक हुए भी है हम समाज में क्या ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। भगत सिंह आज की तरह नास्तिक नहीं थे। वो लिखते हैं मैं नास्तिक क्यों में ना, कहते हैं कि जब मैं लाला लाजपत राय के डीएवी स्कूल लाहौर में पढ़ा करता था ना, तो हम पूजा पाठ है खूब किया करते थे। ठीक है, जब अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह को 1925 में फांसी हुई और हमारे क्रांतिकारियों को फांसी हुई ना, तो हमने अंतिम संस्कार के बाद उनके पूजा पाठ है की थी। तो यानी 1925 तक भगत सिंह क्या नहीं थे? नास्तिक नहीं थे। बाद में उन्होंने आपको पता है प्यारे बच्चों, उनको जेल में लाहौर
कांड में सांड्रस को मारा ना, उनका नाम आया। उसके बाद वो जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने इतिहासकारों को पढ़ाना, फिर उन्होंने पुस्तक लिखी मैं नास्तिक है क्यों। स्टार्टिंग में भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, ठीक है। तो उनको पुस्तक, तो इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में क्या पढ़ दी, बहुत ज्यादा बुकें पढ़ दी। तो ये ना, इन्होंने जब बुकें पढ़ी ना, तो कहते हैं इनके पिता ने कहा कि ये इंटेलिजेंट तो थे, पैसे का अभाव नहीं था। इनके पिता कहते हैं बेटा मैं आपको आईसीएस में देखना चाहता हूं, इंडियन सिविल सर्विस में। मैं आपको किस में देखना चाहता हूं, आईसीएस में देखना चाहता हूं, इंडियन सिविल सर्विस में देखना चाहता हूं। आईसीएस है ना 1893 में ना, ठीक है, आप पढ़ोगे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ना आईसीएस का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस का जन्मदाता है। ये कौन लेकर आया था, कॉर्नवालिस लेकर आया। कब लेकर आया, 1893 में लेकर आया इंडियन सिविल सर्विस। आज भी आप यूपीएससी के थ्रू जाते हो ना बेटा, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। आज भी यूपीएससी के थ्रू की क्या बनते हैं, हमें आईएएस बनते हैं, सुना होगा ना, ठीक है। ए ग्रेड जॉब होती है, इससे बड़ी कोई पावर वाली जॉब है नहीं है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनते हो ना, सबसे ज्यादा पावर होती है इस पोस्ट के अंदर है, ठीक है। तो आज भी इस पोस्ट का बेटा कितना रोब है, तो आप सोचो अंग्रेजों के टाइम में इस पोस्ट का कितना बड़ा महत्व रहता होगा। इनको बंगले मिला करते थे जो आईसीएस की भर्ती क्लियर कर दे, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। और आज तो है ना बेटा, आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको हिंदी माध्यम भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। और उस टाइम है ना केवल इसका माध्यम क्या होता था, इंग्लिश होता था। और अंग्रेज है ना इस इतना मुश्किल पेपर बनाया करते थे आईसीएस का, ताकि कोई भी भारतीय है ना ये पेपर क्लियर ना कर पाए। और अंग्रेज चाहते थे इस सर्विस पर ना केवल अंग्रेजों के बच्चे लगे, वो अपने बच्चों को पहले मेंटली प्रिपेयर कर देते थे 15-16 साल की उम्र में कि आपको आईसीएस में ये सिलेबस आएगा, और वो पढ़ाने लगते थे। और भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करता था। लेकिन इनके पिता जानकीनाथ घोष कहते हैं बेटा मैं तेरे को आईसीएस देखना चाहता हूं। तो ये 1919 में ना लंदन चले गए। क्या, कहां चले गए बेटा, लंदन चले गए। किसकी तैयारी करने के लिए, इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। किसकी तैयारी करने के लिए गए बेटा, इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। ये कहां चले गए, लंदन में चले गए। कब चले गए, 1919। 1919 में कोई सुधार हुआ था क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में ना भारत स्वतंत्र भारत की नहीं, भारत की पहली पशु गणना भी कब हुई थी, 1919 में हुई थी। तो 1919 में ना ये कौन सा एग्जाम देने के लिए चले गए, पहले तैयारी करने के लिए कहां चले गए, लंदन। और बेटा 1920 में ना इसका क्या आया, रिजल्ट आया। क्या आया, रिजल्ट आया। तो पूरे है ना आईसीएस की परीक्षा में ना 4th रैंक पर कौन आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि नेताजी की उपाधि इनको हिटलर के द्वारा बाद में दी जाएगी, ठीक है। तो 4th रैंक पर कौन आए, सुभाष चंद्र बोस। कब गए थे ये लंदन, 1919 में ये लंदन चले गए, ठीक है। और 1919 में लंदन तो चले गए, ठीक है। और लंदन चलने के बाद ये ना जब 1920 में आईसीएस का रिजल्ट आया ना, तो ये कौन सी रैंक हासिल की इन्होंने पूरे भारत में, 4th रैंक हासिल की। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, जो केवल अंग्रेजों के लिए एग्जाम बनाए जाते थे अंग्रेजी पैटर्न पर, और उसमें कोई भारतीय इंग्लिश में कौन सी रैंक लेकर आ रहा है, 4th रैंक लेकर आ रहा है। पूरे भारत में ना ये खबर फैल गई कि कोई भारतीय है ना वो लंदन में 4th रैंक लेकर आया है। अब है ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, इनमें तो आजादी की भावना थी। ये कहते हैं अपने पापा को कहा कि पापा मेरा आईसीएस है क्लियर हो गया। तो इनके पापा जानकीनाथ घोष ने ना इनको सोने की घड़ी, उस टाइम है ना क्या, कौन सी घड़ी गिफ्ट की, सोने की घड़ी है ना इनको क्या की थी, गिफ्ट की थी। इनके पिता ने इनको कौन सी घड़ी गिफ्ट की थी बेटा, उस टाइम है ना सोने की घड़ी गिफ्ट की। और इनके है ना राजनीतिक गुरु है ना चित्तरंजन दास थे, ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास। लेकिन आदर्श किसको मानते थे ये, स्वामी विवेकानंद। लेकिन इनके राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा, चित्तरंजन दास। याद आ रहा है चित्तरंजन दास कौन थे, वेरी गुड।
1923 में जो स्वराज्य पार्टी बनी थी ना, उसकी स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और MC केलकर। ठीक है, तो चित्तरंजन दास इनके कौन से गुरु होते थे बेटा? राजनीतिक गुरु। जैसे महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले होते थे और गोपाल कृष्ण गोखले के महादेव गोविंद राणाडे होते थे। ठीक है, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन होते थे? चित्तरंजन दास किसके गुरु होते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो ICS है ना, ये परीक्षा क्लियर कराए, और जो ICS की परीक्षा क्लियर कर देना, IS वगैरह, ठीक है, उनको कितनी फैसिलिटी मिलती होगी आपको आइडिया भी नहीं है बेटा। उनको सरकारी बंगले मिलते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, और उस टाइम ICS जो बन जाता था ना, उसका दर्जा भगवान के बराबर हुआ करता था, सारी पावर होती थी। आज भी ICS के पास कितनी पावर है, तो उस टाइम सोचो अंग्रेजों के टाइम में कितनी पावर रही होगी, क्योंकि सारे अंग्रेज बनते थे और अंग्रेजों को सारी पावर थी, तो कोई भारतीय बना है तो इसके पास पावर की नेताजी के पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन नेताजी को ये लगा कि मैं अंग्रेजों के अगर अधीन काम करूंगा ना, तो मेरे को ना अंग्रेज ये कहा जाएगा, ठीक है, मेरे से अंग्रेज है ना क्या करवाएंगे? अपना काम करवाएंगे, और अपना काम करवाएंगे ना, तो मैं अंग्रेजों की कभी भी क्या नहीं स्वीकार कर सकता? गुलामी। इन्होंने अपनी माँ प्रभावती को पत्र लिखा कि माताजी मैं ICS की जॉब से इस्तीफा दे रहा हूं। तो इनकी मां ने कहा कि बेटा अगर तेरे को ये जॉब अच्छी नहीं लगती तो तू क्या दे दे, इससे इस्तीफा दे दे। फिर इन्होंने अपने गुरु को लिखा, चित्तरंजन दास को, कि मैं ICS से इस्तीफा दे रहा हूं। इनके गुरु कहते हैं कि सुभाष मैं खुद मानता हूं कि हम अंग्रेजों के चाटुकारिता करके ना देश को कभी भी आजाद नहीं करवा सकते। तो नेताजी ने आओ देखा ना ताओ, ICS से क्या दे दिया प्यारे बच्चों? इस्तीफा दे दिया। इंडियन सिविल सर्विस, जो लगभग है ना हर एक भारतीय का ड्रीम होता था ICS की परीक्षा पास करना, इन्होंने सिलेक्शन के बाद उस पद को क्या मार दिया? ठोकर मार दी। ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब इनके इतिहास को पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ICS को क्या इंसान ये क्या कर आ गया? ठोकर मार कर आ गया। इंडियन सिविल सर्विस को ना ये क्या करके आ गया? छोड़कर आ गया। कौन छोड़कर आ गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर कहते हैं कि 1922 में ना जब महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। तो इसके ना ये क्या थे? खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि एक छोटी सी घटना के कारण ना असहयोग आंदोलन गांधी को क्या नहीं लेना चाहिए था? वापिस नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने क्या कहा था? एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी को कौन सा आंदोलन वापिस नहीं लेना चाहिए था? असहयोग आंदोलन वापिस नहीं लेना चाहिए था। ये बात किसने कही थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी कि एक छोटी सी घटना के कारण ना इनको कौन सा एग्जाम वापिस नहीं लेना चाहिए था? असहयोग। फिर 1923 में लिख लो, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, कोई कांग्रेस की छोटी शाखा थी 1923 में, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, इसके क्या बनाए गए? इनको अध्यक्ष बनाया गया। किसको अध्यक्ष बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के क्या बन गए? अध्यक्ष। देखते ही देखते ना ये पूरे कांग्रेस के क्या बन जाएंगे? आगे चलकर 1938 में अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी शाखा थी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, उसके क्या बन गए? 1923 में ये अध्यक्ष बन गए। और जब है ना प्यारे बच्चों कांग्रेस के ना लीडरों को जेल में डाला जाता था ना, तो कहते हैं इनको भी जेल में डाल दिया गया 1925 में ना। ठीक है, 1924-25 में इनको कौन सी जेल डाल दिया गया? मांडले जेल। ठीक है, कौन सी जेल में डाल दिया गया बेटा? 1925 में इनको मांडले जेल डाल दिया गया। और ये जेल है ना इस कदर डिजाइन की गई थी। हाँ जी सर, क्या हो गया? आया 5 मिनट। ठीक है, इनको कौन सी जेल में डाल दिया गया बेटा? मांडले जेल डाल दिया गया। और मांडले जेल है ना कुछ इस कदर डिजाइन की गई थी, ठीक है, कि इसमें जो लंबे टाइम तक रहेगा ना मांडले जेल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? बीमार हो जाएगा। ठीक है,
ऑब्वियस सी बात है, इनमें जो मांडले जेल में हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ना महान, ठीक है, लाला लाजपत राय को भी 1907 में मांडले जेल भेजा गया था। कहने का मतलब जितने भी बड़े क्रांतिकारी थे उनको किस जेल में भेजा जाता। और इसमें ना जो खाना होता था ना, इतना बेकार खाना होता था, इसमें जेल में चूहे होते थे, मच्छर मक्खियां होती थी, मतलब जिसने इस जेल का खाना खा लिया ना वो लंबे टाइम तक क्या रहेगा, बीमार। तो ऑब्वियस सी बात है, खाना तो जेल में रहेंगे तो खाना पड़ेगा। तो नेताजी को ना इस जेल में टीबी हो गया था 1925 में। क्या हो गया था, टीबी, ट्यूबर। आज भी बेटा इस टीबी को ना एक अगर टाइम पर इलाज ना हो ना तो आज भी ये टीबी क्या बन जाती है, नासूर बन जाती है। इस टीबी को ना टाइम रहते अगर आपने इलाज नहीं करवाया ना तो ये टीबी से इंसान की जान भी जा सकती है। तो नेताजी को 1925 में क्या हो गया था बेटा, टीबी हो गया था। और बाद में कहते हैं 1925 में एक तरफ तो बीमारी से जूझ रहे थे, इनको खबर मिलती है कि इनके गुरु चितरंजन दास की भी 1925 में क्या हो गई बेटा, मृत्यु। मैंने कहा था ना चितरंजन दास की मृत्यु के बाद है ना स्वराज्य पार्टी धीरे धीरे क्या हो गई थी, बिखर गई थी। तो 1925 में किसकी मृत्यु हो गई थी, चितरंजन दास की भी 1925 में क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई थी, चितरंजन दास, CR दास, जो इनके क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, उनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और नेताजी है ना, मतलब एक तरफ तो इंसान को टीबी हो गया और दूसरी ओर इनके गुरु की मृत्यु हुई, तो बुरी तरह ये टूट गए थे। बाद में कहते हैं टीबी बिगड़ता देख है ना अंग्रेजों ने इनको बाद में रिहा कर दिया था कि आप इलाज करवा लो, ठीक है। ये जब जेल से बाहर आए ना, ठीक है, तो उस टाइम आपको पता था 1928 में आपको नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के लिए एक होना था कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होना था, कलकत्ता अधिवेशन। मैंने आपको बताया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनका जन्म तो उड़ीसा में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कौन सी होती थी, कोलकाता, ठीक है। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एरिया एक ही माना जाता था और इनका जन्म उड़ीसा में है, तो ये संयुक्त प्रांत होता था। तो कलकत्ता अधिवेशन की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिम्मे, क्योंकि ये 1923 में किसके अध्यक्ष बन गए थे, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस। तो 1928 के लिख लो, कलकत्ता अधिवेशन की सारी बागडोर किसके हाथ में थी, तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की सारी बागडोर किसके हाथ में थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। इस कलकत्ता अधिवेशन में ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे थे, महात्मा गांधी आ रहे थे, कांग्रेस के सभी बड़े बड़े क्या आ रहे थे, लीडर आ रहे थे। तो बहुत बड़ा इवेंट होना था और ये इवेंट अगर सफल हुआ था ना तो किसके कारण हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण ये सफल हुआ था। तो ये जेल से बेटा 1927 में रिहा हुए, ठीक है। ये जेल से कब रिहा हुए, 1927 में रिहा हुए। और 1927 में रिहा होने के बाद है ना इन्हें कांग्रेस का क्या बना दिया गया था, सचिव बना दिया गया। और 1928 में किसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई इनको, कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है। 1927 में किसकी मतलब सचिव बने, 1928 में इनको किसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में ना इन्होंने क्या किया बेटा, कलकत्ता अधिवेशन से पहले ना कांग्रेस की ना एक कोर शाखा बना दी। जैसे आप पढ़ते हो ना NCC, नेशनल कैडेट कोर, इन्होंने कांग्रेस की क्या बनाई है, एक कोर शाखा बनाई। और इसमें ना 80 से 100 जवानों को नियुक्त कर दिया, ठीक है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को फॉलो करते हैं ना उनको क्या कर दिया, इन्होंने शामिल कर दिया। एक छोटी सी जैसे NSS NCC होती है ना, कांग्रेस की कोर शाखा बनाई, उसमें 100 सदस्यों को इसने क्या कर दिया, शामिल। और 100 को ना इसने सेना की वर्दी पहना दी। कभी भी देख लेना आप, नेताजी सुभाष चंद्र कोई फौज में नहीं थे, लेकिन इनके ना आर्मी की ड्रेस मिलेगी। नेताजी की कोई भी फोटो देखोगे ना, यानी नेताजी सुभाष चंद्र है ना इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन ना इनका ये कहते हैं मेरा ये सपना था और ये मेरा सपना रह गया, ठीक है। क्योंकि इंडियन आर्मी से ज्यादा देश को आजाद करवाना जरूरी था। तो ये कहते हैं कि ये मतलब आप देखोगे सैनिक, कोई भी नेताजी की फोटो देखना किसी भी ऑफिस में आपको ये वर्दी में दिखेंगे, ठीक है, मेडल लगे होंगे उस वर्दी पर। तो इन्होंने ना अपनी सेना की एक वर्दी डिजाइन की और उनको कहा कि एक सेना की तरह कार्य करना है, कोई भी आएगा ना उनको सैल्यूट करना है, ठीक है। जैसे NSS के वॉलंटियर नहीं होते, कोई प्रोग्राम में
हम उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। और महात्मा गांधी जब आए और पंडित नेहरू आए ना, तो उनको ये 80-100 बंदों की जो कलकत्ता अधिवेशन पूरा बड़ा होना है, तो 100 वॉलेंटियर लगा दिए। 100 के 100 को क्या दे दी, एक ड्रेस दे दी, प्रॉपर ड्रेस दे दी। सारे के सारे सैल्यूट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये बंदरों की फौज खड़ी करने की क्या जरूरत थी। देखो बंदे ने कितनी मेहनत की, और गांधी ने आते ही क्या कहा, ये बंदरों की फौज खड़ी करने की आपको क्या जरूरत थी। एक यंग लड़का है, ठीक है, लेकिन इन्होंने गांधी की बात का बुरा नहीं माना, बोला कोई दिक्कत नहीं, बापू है ये, कह दिया तो इसने कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ना इनके मन में ये था कि अगर हमें देश को आजाद करवाना है ना, तो हम सैन्य संगठन द्वारा ही देश को क्या करवा सकते हैं, आजाद करवा सकते हैं। तो 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ना, वो क्या रहा था बेटा, सफल रहा था। किसके कारण सफल रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण। कौन सा अधिवेशन सफल हो गया था, कलकत्ता अधिवेशन क्या हो गया था, सफल हो गया। किसके कारण सफल हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण। 1930 में, बाद में लिख लो इनको, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भी जेल में डाल दिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनको क्या डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, लगभग 1930 के बाद भी इनको जेल में, और 1932 में ना इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, क्योंकि इनकी ना जो टीवी है ना वो ज्यादा बिगड़, मैंने बता दिया था ना, टीवी है ना ये, मतलब उनको 1925 में ही हो गई थी, और ये बीमारी फिर क्या हो गई, बिगड़ गई। ठीक है, और 1932 में इनको क्या किया गया था बेटा, रिहा कर दिया गया। 30 में जेल में डाला, 32 में क्या कर दिया, रिहा। और इनको कहा कि आप है ना कहीं अच्छे से इलाज करवा लो। फिर कहते हैं ये 1933 से लेकर 1936 तक कहां गए, यूरोप गए। किसका इलाज करवाने के लिए, टीबी का इलाज कर। टीबी तो आज भी बेटा सही से टाइम पर देखभाल ना हो तो आज भी टीबी का इलाज संभव नहीं है। और उस टाइम पहले देखो, आज से 100 साल पहले टीबी का इलाज इतना अच्छा नहीं था, और इनके घर पैसों का कोई अभाव नहीं था। तो ये कहां चले गए, कब चले गए, 1933 से लेकर 36 तक ये दोबारा कहां चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। किसका इलाज करवाने के लिए बेटा, टीबी का इलाज करवाने के लिए। और वहां जाकर ना ये पढ़ते हैं समाजवाद। क्या पढ़ते हैं बेटा, समाजवाद को पढ़ा। वहां जाकर ना इन्होंने किसको पढ़ा था, समाजवाद को पढ़ा। किसने समाजवाद को पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना दोबारा वहां गए, और वहां जाकर किसको पढ़ने लगे, समाजवाद। और जो बंदा समाजवाद को पढ़ लेगा ना, क्योंकि उस टाइम आप पढ़ोगे फ्रांसीसी क्रांति भी 1789 में हो चुकी थी, उस क्रांति को भी ये पढ़ रहे थे। ठीक है, और आप बहुत सी क्रांतियों के बारे में इन्होंने पढ़ा। किन्होंने पढ़ा, नेताजी सुभाष चंद्र। और जो भी जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। शहीद भगत सिंह भी पढ़ा करते थे, ये भी पढ़ते थे। ठीक है, और कहते हैं यहीं के दौरान इन्होंने ना एक शादी कर ली, एमिली। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, एमिली। यहीं से इन्होंने क्या कर ली थी, शादी। और इनकी ना एक बेटी भी थी, ठीक है, अनीता बोस, इनकी एक बेटी भी है। और कई तो मतलब है ना इनकी पत्नी और बेटी की इस कहानी को झूठा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनीता बोस है। अभी पीछे प्रणब मुखर्जी, जो अभी तो मतलब पीछे राष्ट्रपति थे, उनका निधन भी हो गया। प्रणब मुखर्जी ने ना एक नेताजी की एक बुक को लॉन्च किया था, और उसको लिखने में ना किसका योगदान था, इनकी पुत्री अनीता घोष का योगदान था। ठीक है, लेकिन कई लोग इनकी इस बात को मिथ्या मानते हैं। ठीक है, लेकिन ना इन्होंने शादी कर ली थी एमिली से, और इनकी बेटी का नाम क्या था, अनीता घोष था। ठीक है, अब बेटा ये 1936 में ना दोबारा कहां आ गए, इलाज के बाद भारत आ गए। कहां आ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा भारत आ जाते हैं। ठीक है, और 1937 में दोबारा है ना ये किस पार्टी में एक्टिव हो गए, कांग्रेस में एक्टिव हो गए। और 1938 का कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, और उसमें ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन में। उस अधिवेशन का नाम क्या था, त्रिपुरी अधिवेशन में 1938 में किसे अध्यक्ष बना दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया गया। किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया बेटा,
त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि नेताजी है ना, इनका बोलबाला इतना था बेटा, यूरोप गए आते ही इनको ना निर्विरोध क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष। तो आप जब ये अध्यक्ष बने ना तो इन्होंने एक भाषण दे दिया, ठीक है, और उस भाषण पर दोबारा बवाल हो गया। इन्होंने कह दिया अगर देश को आजाद करवाना है ना तो हमें सैन्य संगठन अपने खुद का क्या करना होगा, खड़ा करना होगा। और इनके स्पीच से बुरा किसको लगा, महात्मा गांधी को बुरा लगा। बोला यार इस इंसान को अध्यक्ष तो बना दिया हमने, लेकिन गलती कर दी हमने अध्यक्ष बनाकर। जो तूने एक महात्मा गांधी है ना, अहिंसात्मक रास्ता से जा रहे थे और ये कहते हैं कि अहिंसा वाला रास्ता नहीं चलेगा, अब हमें क्या खड़ा करना होगा, सैन्य संगठन। अब अध्यक्ष तो बन गया साल के लिए, गांधी को पता था अब हट तो सकता नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमने क्या कर दी, इसको अध्यक्ष बनाकर गलती कर दी। जितनी मेहनत गांधी को लगा तूने इतने साल में की है ना, ये उसको तो खत्म कर देगा, ठीक है। ये 1 साल तक इनका अध्यक्ष पद है, बहुत शानदार रहा। 1939 में दोबारा क्या होने थे, अध्यक्ष के लिए चुनाव होने थे और गांधी जी इनके पास गए और गांधी जी ने इनको कहा कि नेताजी आप क्या मत लड़िए, चुनाव मत लड़िए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी मैं चुनाव तो लड़ूंगा, ठीक है। तो गांधी ने कहा कि नेताजी अगर आपकी जीत होगी ना तो सोच लेना मेरी हार होगी। तो भी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं गांधी जी आपकी इज्जत करता हूं लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। आपको मैं पसंद नहीं हूं ना तो आप है ना कांग्रेस को कहना कि मेरे को वो वोट है ना दे। तो गांधी जी ने ना अपना खुद चुनाव नहीं लड़ा, गांधी जी ने 1939 में एक अधिवेशन होना था, वो अध्यक्ष बनेंगे ये हरिपुरा अधिवेशन में। तो 1939 में क्या हुए बेटा, चुनाव हुए और इस चुनाव में ना गांधी जी ने एक उम्मीदवार उतार दिया, पट्टाभी सीतारामैया। कौन उतार दिया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया को ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितने वोटों से चुनाव हरा दिया, 203 वोटों से। उस टाइम तो एक एक वोट की कितनी कीमत रही होगी, और इसने कितने वोटों से पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी जी ने चुनाव हरा दिया, 203 वोटों से इनको क्या हरा दिया, चुनाव हरा दिया। तो चुनाव कौन जीत गए, 1938 में अध्यक्ष कौन बने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में भी कौन बन गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने चुनाव किसको हरा दिया, पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है। अब कांग्रेस में ना हलचल मच गई और कांग्रेस उस टाइम गांधी जी सबसे बड़े मास के नेता होते थे, सबसे बड़ा पब्लिक किसके पीछे थी, गांधी। और कुछ तो गांधी जी के इतने बड़े भगत थे, अगर गांधी ने कह दिया वो बात है सही थी। लेकिन उस गांधी जी के उम्मीदवार को चुनाव हराना, तो आप आइडियल, अगर हो सकता है उस टाइम गांधी भी खड़े होते ना तो वो भी चुनाव हार जाते। तो सोच सकते हो नेताजी का कितना युवाओं में बोलबाला था, ठीक है। लेकिन ना अब क्या होता है कि नेताजी चुनाव जीत गए ना, फिर कांग्रेस की जो मतलब मेन कार्यकारिणी सदस्य है ना, उनमें ना 12 में से कहते हैं 10 सदस्यों ने ना क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया कि हम नेताजी, क्योंकि वो गांधी के फैन थे, बोला हम नेताजी के साथ काम है नहीं करेंगे। नेताजी है ना सीधा गांधी जी के पास गए, गांधी जी एक वहां तंबू में बैठे हुए थे, गांधी जी को बोला कि गांधी जी आपको मेरे से दिक्कत क्या ये बताइए। तो इन्होंने कहा कि आप अपने रास्ते चेंज कर लो और आप अध्यक्ष बन जाओ। तो नेताजी ने कहा कि मैं अपने रास्ते कभी भी बदल नहीं सकता। गांधी जी आप कांग्रेस से इस्तीफा मत दीजिए, देश को आपकी जरूरत है, मैं अपने तरीके से देश को आजाद करवा लूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र 1900, जो इंसान आईसीएस को ठोकर मार सकता है उसके लिए कांग्रेस का पद कौन सी बड़ी बात थी। कांग्रेस से क्या देकर आ गई, ये इस्तीफा देकर आ गए 1939 में। फिर भी ये इंसान गांधी की आलोचना नहीं करता है। मैं बताऊंगा आजाद हिंद फौज में ना एक रेजिमेंट बनाएगा, उसका नाम देगा ये गांधी रेजिमेंट है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये गांधी के खिलाफ नहीं थे, ठीक है। इन्होंने 1939 में ना कौन सा ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कौन सा ब्लॉक बना दिया अपना, फॉरवर्ड ब्लॉक है। इन्होंने महात्मा गांधी को ना जब ये इस्तीफा देकर आए ना, इन्होंने कहा कि गांधी जी देश में ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के हालात देखो, अचानक सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, हालात बन रहे हैं और अब है ना हम अहिंसा से देश को आजाद नहीं करवा सकते। तभी तो गांधी जी है ना 1942 में नारा देंगे, करो या
मरो का। उनको भी पता चल गया कि नेताजी सही कहते थे, शहीद भगत सिंह सही कहते थे। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया ना, तो 3 नेता थे, तीनों की अलग राय थी, ठीक है। 1939 में तीसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। इसमें ना महात्मा गांधी की राय थी, महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब हमारे दुश्मन पर कोई संकट आए ना, तो हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए। ये कौन सी विचारधारा थी? गांधी। तो उन्होंने कहा कि अभी है ना, क्योंकि जर्मनी है ना ब्रिटेन को कई तरीकों से क्योंकि जर्मनी, जापान, इटली एक थे, जर्मनी है ना ब्रिटेन के कई इलाकों पर कब्जे कर रहा था, यानी ब्रिटेन की हर इलाके पर हार हो रही थी। तो महात्मा गांधी कहते हैं हमारे दुश्मन पर संकट आया है, इस टाइम हमें दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यह सही मौका है कि हमारे दुश्मन है ना, वो है क्या है बेटा, इस टाइम में कमजोर है, और यह हमला करने का क्या है, सही टाइम है। और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, ठीक है, हमें तटस्थ रहना चाहिए, ठीक है। तटस्थ का मतलब क्या होता है बेटा, ना तो हमें युद्ध करना चाहिए, ठीक है, और ना हमें, मतलब दोनों में बीच बिचाव की बात बोली, हमें हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना चाहिए। हमारा दुश्मन संकट में है तो इसको संकट में रहने दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के जो जिएगा, जो मरेगा मरेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस विचारधारा को तो निकाल दो, लेकिन ये 2 विचारधारा याद करनी है। महात्मा गांधी कहते थे, क्या कहते थे, दुश्मन पर कम मतलब संकट में है तो हमें इस पर हमला नहीं करना चाहिए। नेताजी क्या कहते थे, ये हमला करने का सही समय है। और पंडित नेहरू क्या कहते थे, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो 1939 में नेताजी ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। सर बोल रहे हैं लेक्चर के लिए, ठीक है। तो इससे आगे का लेक्चर है ना, थोड़ा सा नेताजी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।